हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक साइंस सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए हम फिजिक्स के अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं, वेव मोशन एंड साउंड को। सो आइए बिना किसी देरी के अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्रीवियस डिस्कशन आप लेक्चर के प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं जो कि चैनल पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको नोट्स क्लास पीडीएफ एक्सेस मिलते हैं। विदाउट फर्दर डिले डायरेक्टली हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अब पहला जो हमारा चैप्टर है वो है वेव मोशन का। तो ये जानते हैं बेसिकली वेव होता क्या है। देखिए, वेव्स के बारे में आप कहीं ना कहीं से सुन चुके होंगे। अगर आपने ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट जो है फॉलो की है, उसके लेक्चर्स देख लिए हैं, तो वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा था हमने अर्थक्वेक का, जिसमें वेव्स का सबसे बड़ा रोल आता है। आप उसमें समझते हैं प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव क्या है। प्राइमरी हमारे जो है कि किस किस मीडियम से पास हो जाती है। सेकेंडरी से जो है कि हमारे जो है कि सॉलिड मीडियम से होती है, ये सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों से जो है कि पास करती है। रिले वेव्स होता है, लव वेव्स होता है, कौन सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पे भी हमें वेव्स के बारे में कुछ नेचर पता चलेगा, जिससे आप समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या है। मैकेनिकल वेव्स होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स और होती हैं, जिसमें हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसके लिए कोई रिक्वायर नहीं है मीडियम का, या मैकेनिकल वेव्स में रिक्वायर है मीडियम का। तो इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं इनको इस डिस्कशन में कवर करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम वेव की डेफिनेशन से। जो वेव है, तरंगे जिसे कहते हैं वेव, वेव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इन्वॉल्व करेगा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द नेट ट्रांसफर ऑफ द मैटर। एनर्जी का ट्रांसफर बिना जो है कि मैटर के ट्रांसफर किए हुए, तो वेव को डिस्क्राइब किया जा सकता है। अ वेव कैन बी डिस्क्राइब डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू ए मटेरियल और मीडियम थ्रू वैक्यूम स्पेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द वेव, ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन, मतलब एक सोर्स से, टू द अनदर लोकेशन विदाउट द नेट ट्रांसफर ऑफ द मैटर। तो ये याद रखिएगा, वेव बेसिकली क्या हो गया। वेव को हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक डिस्टरबेंस कॉज हो रही है, ठीक, जैसे हमारी आपने वेव्स देखा होगा, कुछ इस तरीके से आपको लहरें दिखती हैं। तो ये क्या है, एक डिस्टरबेंस है, डिसऑर्डर है, जो ट्रैवल करेगा एक मीडियम, मटेरियल मीडियम से दूसरे में। ठीक, वो मटेरियल मीडियम आपका वैक्यूम हो सकता है, ठीक, या किसी भी टाइप का मटेरियल में हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होगी एक लोकेशन से दूसरे, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जो है कि वो ट्रांसफर किया जाएगा विदाउट दी नेट ट्रांसफर ऑफ द मैटर। मैटर के बिना जो है कि ट्रांसफर, मतलब मैटर यहीं रह जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर कर जाएगी। जैसे अर्थक्वेक में क्या होता है, सीकिंग ऑफ द ग्राउंड है। ठीक, आपके जो है कि एपिसेंटर पे आते हैं, हाइपोसेंटर से एपिसेंटर पे आते हुए वेव्स क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही हैं। ठीक, यहाँ पे मैटर तो कुछ ऊपर आया नहीं है, बट वो ट्रैवल करते हुए आपको जो है कि दिखेंगे, और जो भी आपकी बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स है, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। कैसे, आपके जो है कि एनर्जी ट्रांसफर की वजह से। तो इस बेसिस पे क्लासिकल फिजिक्स ने क्या किया है, वेव को जो है कि दो ग्रुप में बांटा है। अब वो दो ग्रुप कौन से हैं। पहला है भाई आपका मैकेनिकल, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इसको समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जो कि नीचे आएगा, उसको हम देखेंगे। तो मैकेनिकल वेव में याद रखिए एम है, एम से एम याद रखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ठीक, मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होगा। तो मैकेनिकल वेव में मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव में कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं है। तो ठीक, ये याद रखना है। तीन चीजें अब तक आप पढ़ ली। क्या, वेव क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ठीक, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जिसके लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। और विदाउट मीडियम वैक्यूम में भी हो सकता है, विदाउट मीडियम। और इसमें क्या है, एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करी जा रही है, जिसे हम लोग डिस्टर्बेंस का नाम दे सकते हैं। ये दो तरह की होती है, मैकेनिकल और जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल है तो एम से एम, मैकेनिकल में आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कोई भी मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एडिशनल मैटर वेव्स और डी बॉगली वेव्स एग्जिस्ट इन दी क्वांटम फिजिक्स। आप जानते हैं कि जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ा, पहले हमने फिजिक्स पढ़ा, ठीक, फिजिक्स के बाद अब क्वांटम फिजिक्स का भी रोल है। तो वहाँ पे क्या है, हमारी एक वेव आती है डी ब्रॉगली वेव्स, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा तो आगे पढ़ेंगे। ये वेव्स क्या है, दीज आर एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स। मूविंग पार्टिकल्स जैसे एटम्स होते हैं, इसमें छोटे 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 मूविंग पार्टिकल्स है, उससे ये रिलेटेड डी ब्रॉगली वेव्स है। 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ। और उनके जैसे आप जो पीसीएम से पढ़े हैं बच्चे, उनको पता होगा, इस पे तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आईआईटी जेई वाले तो फिर बात ही छोड़ दो, इस पे क्या ही खतरनाक चीजें हैं। तो हमें वहां तक नहीं जाना है, हमको निकालना है एग्जाम, और एग्जाम पर्पज से हम पढ़ेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे, पीएचडी नहीं करेंगे इस पे। तो देखते हैं हम मैकेनिकल बारे में, मैकेनिकल वेव्स के बारे में कुछ जो है कि छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं। कह रहे हैं कि एक वेव है जहाँ पे पार्टिकल्स हमारे मटेरियल मीडियम से ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट का मतलब तो पता है ना, ऑसिलेट जो है करना। तो ये उसी तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं। देयर मीन पोजीशन एंड एनर्जी और ट्रांसमिट करती है आपके मीडियम से। यहाँ पे क्या है, डज नॉट मूव विद दी, यहाँ पे क्या है, मीडियम एज ए होल, मीडियम जो है कि एज ए होल डज नॉट ट्रेवल विद दी वेव, ओनली ऑसिलेशन और एनर्जी ट्रांसफर होता है।
इसको भी जो कि समझा देंगे अभी जब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, मीडियम डज नॉट ट्रैवल विद द वेव, यहाँ पे आपका क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करता है ऑसिलेशंस के थ्रू, और जो है कि प्रोपोगेट करता है सेम डायरेक्शन एज द वेव, मतलब वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो भी आपकी एनर्जी है वो भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए जाएगी। तो ये बात आपको याद रखना है। मैकेनिकल वेव जो है कि प्रोड्यूस इन मीडिया विच पोजेस इलास्टिसिटी, जिसके पास रिस्टोरिंग फोर्स होता है, क्या होता है इलास्टिसिटी का मतलब, जैसे आपकी रबड़ बैंड है, रबर बैंड को जो है कि स्ट्रेच करेंगे तो वो इनिशियल पोजीशन पे जो है कि आपकी जो है कि स्ट्रेच करने पे फोर्स लगा है तो बढ़ जाता है, और फिर जब फोर्स हटाएंगे तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन को जो है कि गेन कर लेती है, इसे ही हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, रिजिडिटी का मतलब है उसमें जो है कि एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, एक पॉइंट के बाद वो जो है आइटम ब्रेक हो जाएगा। अब ये दो टाइप की होती हैं, जिसको देख लेते हैं। क्या ट्रांसफर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर वेव क्या होती है, ये ट्रैवल करती है इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द राइट एंगल, मतलब अगर वेव ऑफ प्रोपोगेशन हमारा ये है तो इसके परपेंडिकुलरली ट्रेवल करेंगी, तो ये हमारी ट्रांसफर वेव है। तो इसको याद रखिएगा, परपेंडिकुलर टू दी राइट एंगल डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी, इसे हम वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेंगे, वाइब्रेशन ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग वेयर वन, जो है कि आपका जो है कि रोप जो है हुक से अटैच कर दीजिए, मतलब एक हुक से लगा के अगर इसको कर देंगे तो गिटार की तरह ऐसे जो है कि ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसको देखेंगे, वेव इन दी सॉलिड जो है कि सीयर वेव्स इन दी सॉलिड, ट्रांसफर मैकेनिकल वेव है आपकी, प्रोपोगेट करती है सॉलिड में। ठीक, कैन सस्टेन दी सीयर स्ट्रेट, डू नॉट प्रोपोगेट इन फ्लूइड्स, और जो है कि बल्क सीयर वेव्स। ठीक, यहाँ पे सरफेस वेव्स होती हैं, स्पेशल पार्टिकल मोशन हैज दी बोथ वर्टिकल एंड दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओशियन वेव्स होती है हमारी, कॉम्बिनेशन होती है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर मोशन से। और यहाँ पे और चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सच एज लाइट ऑल्सो, जो है कि एक ट्रांसफर वेव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको जो है कि एग्जांपल दे रखा है क्या, आपका जो है कि इसमें तीन टर्म है। ये है हमारा जो है कि लाइन ऑफ एक्सिस जहाँ पे वेव ट्रांसफर करेगी, ये जो सक्सेसिव पॉइंट होता है, ठीक, एक पॉइंट से पूरा एक वेव कंप्लीट करने का, ठीक, ये सक्सेसिव पॉइंट है। ठीक, जैसे आप सक्सेसिव पॉइंट है, ये पूरा जो है क्या है, एक ऑसिलेशन है। अब इसमें जो अप साइड में जो मैक्सिमम पॉइंट आता है उसे क्रेस्ट कहते हैं, डाउन साइड में जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है उसे थ्रो कहते हैं। ठीक, तो सी जो है ऊपर वाला पार्ट, टी जो है नीचे, सी पहले आ रहा है तो सी ऊपर क्रेस्ट, टी जो है थ्रो नीचे आ रहा है तो सो नीचे वाला पोर्शन। और वेवलेंथ किसे डिसाइड करते हैं, कोई भी एक सक्सेसिव पॉइंट के बीच में जो है कि मैक्सिमम पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग जो है कि वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ हमारा क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस, दो टू रो डिस्टेंस होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये परपेंडिकुलरली डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है। ठीक, इसे जो है कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखिएगा, वेवलेंथ जो है किसे, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली जाएंगी। ठीक, और यहीं पे ये सब चीज़ें अब लिखी हुई हैं, तो इसको एक बार आपको देख लेना है। फिर आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, ये एक ट्रैवल वेव है इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। अब यहाँ पे देखिए शायद फिगर तो इसका दिया है, यस। तो ये कैसे ट्रैवल करती हैं, अब इसको जो है कि थोड़ा इमेजिन करेंगे। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ वेव था, ट्रांसफर होता तो ऊपर नीचे जो है कि करता। अब इसमें क्या है, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन आता है। कंप्रेशन मतलब ये ट्रांसफर करती हैं कुछ इस तरीके, ऑसिलेट करेंगी, फिर थोड़ा जो है कि ऑसिलेट करेंगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे यही दिखा रखा है, ये कंप्रेस होगी फिर छोड़ देगा, फिर ये जो है कि इस तरीके से जो है कि जैसे स्प्रिंग इमेजिन कीजिए। स्प्रिंग देखिए इनिशियली ऐसे है, ठीक, आप क्या कर रहे हैं, उसको आप कंप्रेस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट होगी, इतनी छोटी हो जाती है, इतनी बड़ी स्प्रिंग इतने में आ जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे ही छोड़ेंगे फिर ये जो है कि अचानक से सडन जो है कि इम्पैक्ट डालेगी और फिर बड़ी हो जाएगी। फिर इसको कंप्रेस करेंगे, तो ये टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं इसे क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो। अब यहीं पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स में मीडियम में पैरेलल जो है कि डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। साउंड वेव जैसे एयर में हो गई, ठीक, एग्जांपल है हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव का। वेव जो है कि स्प्रिंग लाइक स्लिंकी व्हेन पुश्ड एंड पुल अलोंग इट्स लेंथ, इस तरीके से ट्रैवल करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल कॉइल्स हो जाए एक दूसरे को कंप्रेशन, जब पास आएंगे तो कंप्रेस, एक दूसरे से जो है कि फार्दर जाएंगे तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। दोनों कॉन्जिक्यूटिव वेव्स होती हैं। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू कॉन्जिक्यूटिव वेव जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है वेवलेंथ लैम्डा से, कॉमन चीज़ है। ठीक, इसको याद रख लेंगे। ठीक, यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, इसमें जो है कि सारे मीडियम से पास हो जाती है और हमेशा ये क्या रहती है, ऑलवेज मैकेनिकल वेव्स रहती हैं। फिर इसके बाद आता है टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जो है कि डिनोटेड बाय टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो भी एक एक आपका ऑसिलेशन कंप्लीट करना, एक वेव जो है हमारा, एक वेव जो है ऑसिलेशन जिस टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहा है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं।
फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इन द मीडियम, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट पर यूनिट टाइम बाय द पार्टिकल। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है इसको जो है कि किससे, इसको जो है कि न्यू बोलते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। इसे 1/t से जो है कि कैलकुलेट किया जा सकता है। इसे आप जो है कि आप रिप्रेजेंटेड बाय न्यू न्यू बोलते हैं, न्यू न्यू बोल लीजिए, न्यू बोलते हैं। ठीक, रिटर्न एज दी एफ, इसकी एसआई यूनिट हर्ट्स होती है। अब देखिए टाइम पीरियड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच का रिलेशन जान लीजिए। स्पीड ऑफ द वेव क्या होती है ना, हमारा जो है कि स्पीड ऑफ द वेव जो है कि आपका न्यू लैम्डा। टाइम पीरियड ऑफ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 1/t लिख देंगे, तो इसका जो है कि आप देखें तो रिलेशन जो निकल के आता है v इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, न्यू लैम्डा है। आपको जो है कि न्यू को 1/t लिख देंगे, इसको 1/t से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 1/t आएगा, तो लैम्डा/t हमारा जो है कि रिलेशन बन जाता है। इसको जो है कि आप याद रखेंगे। ठीक, न्यू इज इक्वल टू लैम्डा/t। तो एक रिलेशन है जिसपे कुछ कुछ कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर आता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट टू दी मैकेनिकल। यहाँ पे सम वेव जो थी कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह देते हैं। ये सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेटिंग होती है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, फ्री स्पेस और वैक्यूम में। जैसे आपका एक्सरे हो गया, लाइट, रेडियो वेव्स हो गए, तो इनके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रीवियस सेशन में देखिए मैं करा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ। ये जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये बन रखा है। ठीक, ये गामा, एक्स रेज, वायलेट, विजिबल, इंफ्रा, ये मैंने जूम कम कर दिया है ताकि आपको एक साथ दिख सके ये। ठीक, तो यहाँ पे रेडियो वेव्स ये सब है। आप जानते हैं गामा से जो है कि आप जो है रेडियो वेव्स में आएंगे तो वेवलेंथ क्या करती है? वेवलेंथ यहाँ पे क्या रहेगी? अगर डाउन साइड में आ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या करेगी? वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक, याद रखना, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। मतलब यहाँ पे अगर वेव ऐसे ऐसे थोड़ा सा मैं क्लियर बना दूँ, अगर वेव थोड़ा ऐसे 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 चल रही है तो यहाँ पे बढ़ते 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 यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होते रेडियो वेव्स में और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो वेवलेंथ क्या करती है? इंक्रीज करती है। इसको जो है कि याद रखना है, वेवलेंथ इंक्रीजेज, है ना, कब? जब डाउन साइड जान रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे आपको वेवलेंथ के बारे में दिया है, वेवलेंथ जो है कि इंक्रीज करते हुए दिखने को मिलेगी। उसके बाद जो है कि दूसरी चीज आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक, यहाँ पे जो है कि आपकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है नीचे आते हुए फ्रीक्वेंसी डाउन साइड, ही बता रहा हूँ, डाउन साइड में क्या करेगी? फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज करेगी। मतलब यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी जो है कि 10⁻21 होती है। ठीक, अगर यहाँ पे रेडियो में आ जाए तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है 10⁻7 तक आ जाती है। ठीक, इसको जो है कि ब्रीफली आपको याद रखना है। देन इसके बाद एनर्जी की बात करें, तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता है एनर्जी। एनर्जी जो है कि गामा से जो है कि रेडियो आने में क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसको भी याद रखेंगे, एनर्जी को ईवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनर्जी भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो ये तीन मेन चीज है जो कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए, और बाकी ये टेबल आप पढ़ लेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, उसकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी मैंने बता दी, एनर्जी जो है कि डिक्रीज करेगी। याद हो रही है? वेवलेंथ याद रखिए, उसी से जो है कि चीजें हमारी निकल आती हैं। बाकी चीज़ें जो है कि यहाँ से इसको पढ़ लेंगे, तो इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं। तो आई होप वेव्स के बारे में इतना जो है कि नॉलेज काफ़ी है, जिससे हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव? कौन सा इसमें से मैकेनिकल वेव है? तो रेडियो वेव्स, लाइट वेव, एक्स रे, तो ये हमने पढ़ा, ये तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आते हैं। या साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स हमारी क्या होती हैं? साउंड वेव्स एक मैकेनिकल वेव है, जिसको हमने पढ़ा था। इट इज करेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम, जो कि लॉन्गिट्यूडनल है, एयर और एनी फ्लूइड में जो है कि ट्रैवल कर सकती है। बाकी रेडियो ये सब जो है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो साउंड वेव के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब ये साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसफर है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे। ठीक, इट इज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका काम है। एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्या वो रेडियो होगा, क्या वो साउंड होगा? ठीक, हमें क्या बताना है? ट्रांसफर वेव। क्या वो जो है कि क्या है? एक्सरे है, गामा रे है? तो हमें आंसर मिल गया है, क्या है हमारा जो है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सा है? साउंड वेव है। साउंड वेव एयर में मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया, ये जो है कि कंप्रेशन और जो है कि रिफ्रैक्शन के तौर पे चलती हैं। मीन्स यहाँ पे देखें तो ये जो है कि पास 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 दिखेंगी, फिर अचानक से थोड़ा थोड़ा दूर 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 दिखेंगी, फिर पास पास पास। तो इस तरीके से ट्रैवल करती हैं। जस्ट ऊपर मैंने आपको ये चीज़ बताई है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ कि साउंड वेव जो है कि ऐसे ही एयर मीडियम में ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे कहीं तो लिखा था, लेट मी शो यू, यहाँ पे आई थिंक इसको देख लेंगे आप। यहाँ पे तो अभी वॉइस से जो है कि होता है ऐसे कभी कभी।
यस सॉरी साउंड वेव, देखिए साउंड वेव इन दी एयर इज दी लॉन्गिट्यूडनल, मैंने कहा जस्ट ऊपर कभी कभी हो जाता है, सॉरी फॉर दिस। देन साउंड वेव क्या है, एयर में एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक। अब जो है कि डिस्टेंस बिटवीन दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ द साउंड को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट कह ले या दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रो कह ले, तो आपको पता है इसको वेवलेंथ कहते हैं, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को म्यू से, एम्पलीट्यूड जो है कि अलग चीज़ है, वेव नंबर अलग चीज़ है, आएगा तो देख लेंगे, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि सितार में जो साउंड वाइब्रेशन होता है आर प्रोड्यूस्ड, वो क्या होती हैं, जो सितार होता है, सितार देखते हैं जैसे अपना गिटार है, वायलिन है, इसी तरीके से हमारा जो है कि इंस्ट्रूमेंट है सितार, उसमें जो है कि आपके वेव जो साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैसी होती हैं, वो स्टेशनरी होती है और ट्रांसफर नेचर की होती है, मीन्स जो है कि आपके वेव जो है कि ऐसे ऐसे ट्रांसफर करती है, प्रोग्रेसिव नहीं होती हैं, प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया कि वो बढ़ती रहेंगी, नहीं, ये स्टेशनरी होती हैं, कांस्टेंट साउंड देती हैं, तो स्टेशनरी एंड ट्रांसफर होती हैं। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जब भी आप प्लग करेंगे स्ट्रिंग ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस सितार, द साउंड वेव है वी हियर इज नॉट ओनली द दैट ऑफ स्ट्रिंग, वो खाली स्ट्रिंग की साउंड नहीं है, the whole instrument is forced to vibrate and it is the sound of the vibration of the instrument we hear। जो स्ट्रिंग है, जैसे गिटार में स्ट्रिंग बज रहा है, उसका साउंड अलग है, सितार का साउंड इसलिए अलग होता है क्योंकि स्टेशनरी और ट्रांसफर वेव आती है, वाइब्रेशन में पूरे होल बॉडी के जो है कि आपका साउंड रिफ्लेक्ट करके सुनाई देता है। फिर कह रहा है कि लॉन्ग रेडियो वेव्स है रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ। अब जैसे रेडियो वेव्स है, ये कैसे कौन रिफ्लेक्ट करता है, तो ये हमारी आयोनोस्फीयर जो है कि रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव्स को, इसीलिए सैटेलाइट जो है कि वेवलेंथ जो है कि रेडियो वेव्स की यूज़ की जाती है। जिसका देखें तो हमारा आयोनोस्फीयर है अपर एटमॉस्फेयर में 50 से 400 माइल्स के ऊपर रहता है, आयनाइज बाय द सोलर रेडिएशन, जहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, रेडियो इन्फ्लुएंस द रेडियो प्रोपोगेशन टू दी डिस्टेंस प्लेसेस ऑन दी अर्थ, इसीलिए जो है कि जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये सब जो है कि आपको ऊपर ही देखने को मिलती हैं, तो याद रखेंगे। और ये मैंने पहले भी सेशंस में कराया है, यहाँ पे ज्योग्राफी जब पढ़ाया था, ज्योग्राफी के लास्ट सेशंस में, इसे मैं बता चुका हूँ कौन रिफ्लेक्ट करता है, ट्रोपोस्फियर की हाइट क्या है, स्ट्रेटोस की हाइट क्या है ना, मीजो थर्मो एक्सो आयोनोस्फेयर में जो है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब जो है कि आपको वेल नोन है, ज्योग्राफी के सेशन से लिंक है। देन जो है कि कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय द, किससे होता है, आयनोस्फीयर से होता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन एक दूसरे इसी से देखने को मिलेंगे आपको। कौन करेगा, आयनोस्फीयर जो है कि डिफ्लेक्शन कॉज करेगा। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज जो है कि आपकी कौन प्रोपोगेट करता है, तो यहाँ पे अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी किस कहाँ पे जो है कि प्रोपोगेट होगी, स्पेस वेव में, तो ये जो है कि याद रखिएगा, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, सरफेस वेव, जैसे सरफेस वेव पढ़ें तो आपकी सरफेस वेव कौन सी होती है, हमारी प्राइमरी वेव जो है कि सरफेस प्राइमरी और सेकेंडरी वेव सरफेस वेव्स होती हैं, जैसे आपके रिले और लव वेव्स हैं, हाँ अर्थक्वेक के टाइम पे, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी से भी लिंक कर दे रहा हूँ मैं क्योंकि वेव्स का वहाँ बहुत बड़ा रोल है, ठीक। तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जो है कि आपकी क्या होती है, आई डिजाइन फॉर द रेडियो फ्रिक्वेंसी इन द रेंज ऑफ दिस मेगाहर्ट्ज टू गीगाहर्ट्ज, और यहाँ पे अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जो है कि वेव कैन नाइदर ट्रेवल अलोंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द ग्राउंड नॉर रिफ्लेक्टेड बाय द आयोनोस्फीयर, जो सिग्नल्स होते हैं इसके UHF के आर प्रोपोगेटेड नॉर्मल थ्रू द साइट जो है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन विच एक्चुअली स्पेस वेव प्रोपोगेशन है। रेडियो वेव्स की हाई फ्रिक्वेंसी होती है, बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, स्पेस वेव्स कहते हैं, तो ठीक, ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन आगे है फॉलोइंग कैन नॉट ट्रेवल इन ए वैक्यूम, जो है कि वैक्यूम में कौन नहीं ट्रेवल कर सकता है, क्या लाइट कर सकती है, हीट कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वेव कर सकती है, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल करता है, नहीं, अगर वैक्यूम है तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, तो ये आप करना है, साउंड वेव जो है कि कैन नॉट ट्रेवल इन दी वैक्यूम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कह रहा है कि रेडियो वेव्स बेंड इन दी मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये बात सही है, बिल्कुल गलत बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में जो है कि बेंड करता तो ऊपर से जो वेव्स आ रही हैं वो कैसे जो है कि कम्युनिकेट कर पाती है, तो ये गलत बात हो जाएगी। रेडियो वेव जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, बिल्कुल सही बात है, हमारे जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में, और राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, अगर रिवर्स कर देंगे तो हमारा जो है कि फर्स्ट पे आएगा, ठीक। अगर यह इधर गामा रेज है तो सबसे लास्ट में रेडियो है, इसकी वेवलेंथ जो है कि सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी जो है कि कम है, एनर्जी भी क्या है, कम है, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉस्मिक रेज पूछा गया है, कॉस्मिक रेज क्या है, कॉस्मिक रेज के बारे में जानिए। इट इज कॉस्मिक रे आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि इमेंसली हाई एनर्जी और चेंज पार्टिकल्स में ट्रैवल करती हैं स्पेस पे, अप्रोच करेंगी लाइट को, ठीक। दे ओरिजिनेटेड एडिट फ्रॉम द सन और जो है आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, तो कॉस्मिक रेज जैसे कॉस्मिसिटी क्या है, जैसे इस इनवर्स है,
है ना, कॉस्मिक यूनिवर्स कहा जाता है। तो ये क्या है, कॉस्मिक रेज आर द चार्ज पार्टिकल, अनचार्ज नहीं भाई, कैन बी चार्ज एज वेल एज अनचार्ज नहीं, चार्ज ही रहेगा, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हम क्या है, चार्ज पार्टिकल रहते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। ये इमेंसिवली क्या है, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, आपके ट्रैवलिंग द स्पेस एट द स्पीड अप्रोचिंग ऑफ द लाइट, जो कि सन और आउटसाइड सोलर सिस्टम से देखने को मिलती है। फिर आपका नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉस्मिक रेज। तो क्या क्या स्टेटमेंट इसमें, तीन करेक्ट है, एक नहीं है। तो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिल्कुल गलत बात, जब मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये हमारे स्पेक्ट्रम में आती नहीं है। ठीक, तो ये जो कि याद रखेंगे। वेरी शॉर्ट है, ठीक, यहाँ पे हैज़ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, जो कि हाई एनर्जी जो कि ट्रांसफर है ओरिजिनेट फ्रॉम द सन, यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे आप। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से किसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो आप जान रहे हैं रेडिएशन को नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारा रेडिएशन पे ही काम करता है, हीट पे, तो रेडिएशन पे नहीं पड़ेगी। बाकी कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों के लिए आपको क्या चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर कह रहा है कि एल्बिडो से कौन सा इसमें से जो है कि रिलेट कर रहा है। तो एल्बिडो जानते हैं क्या है, रिफ्लेक्टिंग पावर होती है, जैसे फ्रेश स्नो का एल्बिडो है, डेजर्ट का है, सबसे ज़्यादा वाइट स्नो वाइट सीट का रहता है। तो हमें याद रखना है एल्बिडो जो है कि रिफ्लेक्टिंग पावर है, एब्जॉर्ब से नहीं होता है, ट्रांसमिट और इमिशन से नहीं होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर से रिलेट करता है। फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है ये कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एटमॉस्फेयर हीटेड है मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये देखिए ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन था, ठीक, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन था, क्यों था, क्योंकि वहाँ पे आप हीट बजट ऑफ क्या पढ़ते हैं, हीट बजट पढ़ते हैं। हीट बजट में जो है कि मैंने आपको चार्ट समझाया हुआ कि यहाँ पे ग्राउंड में कितनी हीट आ रही है, टेरेस्ट्रियल जो है कि 64%, यहाँ पे आपको याद होगा अप्रॉक्सीमेटली, मैं भी थोड़ा सा स्किप कर रहा है माइंड से, 34 और जो है कि शायद 64 रहता है, कुछ ऐसी परसेंटेज रहता है, हल्का सा यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे इसको। जो हीट वेव रेडिएशन होते हैं कि 37% जो है कि आपका एब्जॉर्ब कर ले रहा है, 16% जो है कि क्लाउड रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये फिगर्स जो है कि एग्जैक्ट नहीं है गाइस, एग्जैक्टली फिगर्स के लिए काइंडली थोड़ा रेफर कर लीजिए, अभी मेरे माइंड में से स्किप कर रहा है ये, तो सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे आपका जो है कि कह रहा है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज़्यादा होता है, तो नहीं, तो ये बात जो है कि क्या है, इनकरेक्ट है। हमारा जो है कि हीटेड मोर बाय दी इनकमिंग सोलर रेडिएशन नहीं, हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा हीट होता है। तो इसको जो है कि ब्रीफली देख लेंगे आप। देन जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी अदर ग्रीन हाउस गैस जो है कि एटमॉस्फेयर में गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन है, तो ये आपका करेक्ट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हीट बजट का देखिए कुछ इसमें रोल नहीं दिया होगा, यस, हाँ, तो ये क्या है, देखिए कुछ कुछ परसेंटेज यहाँ दिया एज पर दी एनसीईआरटी, 48% जो है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन में 14 और 34 यूनिट, यस, जो है कि वो 64 और 34 ही होगा, इसमें से आपका 14 यूनिट जो है कि एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इससे पढ़ लेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। फिर नेक्स्ट है अर्थ एटमॉस्फेयर मेनली हीटेड बाय किससे होता है, तो ये हमारा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट करता है। ठीक, इसको जो है कि यहाँ से आप पढ़ लेंगे, अबाउट 35%, 14 और 51% जो है कि आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर किससे हीट होता है, सेम क्वेश्चन है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। फिर अगेन सेम क्वेश्चन है कि अर्थ जो है कि रीमिट हीट करता है इन द फॉर्म ऑफ द यूवी रेडिएशन। ठीक, क्या ये बात सच है, तो नहीं, ये है कि हमारी बात सच नहीं है, हम रिसीव करते हैं यूवी रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिमिट नहीं करता, रिसीव करता है। तो यहाँ पे क्लाउड और गैसेज रिफ्लेक्ट 1/4 ऑफ द सोलर, तो ये बात सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा क्या है, क्लाउड गैसेज जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं 1/4 ऑफ द रेडिएशन, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। हाउएवर जो है कि यहाँ पे पीसीएस ने इसको थर्ड आंसर मान लिया था, तो आप ये मानेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से कभी कभी कमीशन भी एक दो आंसर गलत दे देता है, तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक, अर्थ जो है कि सरफेस रिमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन बट डज नॉट एस्केप दी आपका एटमॉस्फेरिक गैसेज, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर आगे देखिए, आगे चीज़ें कह रहा है कि आपका क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है कि विदाउट एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बिना जो हमारा टेम्परेचर है वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, तो क्या ये बात सच है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा टेम्परेचर जो है कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो टेम्परेचर एवरीवेयर ऑन अर्थ विल बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जबकि साइंटिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि विदाउट एन एटमॉस्फेयर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा, -18 डिग्री सेल्सियस, विच इज इंडीड द बिलो freezing point. However, this is an average temperature, not the temperature of
एवरी प्लेस, यहाँ पे एवरी प्लेस का नहीं रहेगा, बट डे टाइम पे स्पेशली नियर द इक्वेटर ये टेम्परेचर जो है कि रेडिएशन की वजह से, डायरेक्ट रेडिएशन की वजह से 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकता है। और इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है कि हमारा क्या एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता ट्रूली। ठीक, ये जो है कि एवरेज जो है टेम्परेचर प्रिडिक्ट किया जाएगा कि बिलो जो है कि आपके 0 तक चला जाएगा, बट इट इज़ नॉट वाइडली ट्रू, जो है कि इसको हम वाइडली ट्रू नहीं मान सकते हैं। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन अवर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर। तो यस, ये भी देखिए ज्योग्राफी में इसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये भी जो है कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद जो है क्या कह रहा है कि एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग द रेडिएशन। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक, हमारा एटमॉस्फेयर का बेसिकली काम क्या है, हमारे हीट बजट को, हमारे टेम्परेचर के अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करना। जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर रहा है एटमॉस्फेयर। ठीक, ये याद रखेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ये जो है कि वाइडली अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट है, इसको जो है करेक्ट क्यों नहीं माना गया था, इसका रीज़न आपको बिलो यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि हर जगह नहीं होगा। आप जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है कि टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन है, इस पे जो है कि ये इक्वेटर हो गया, ये कैंसर है। ठीक, ये कैप्रिकॉन है। यहाँ जो है कि स्लेंटली जो है कि हाइट जो है डायरेक्टली सन की हीट जो है आती है, तो इस चीज़ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आई होप इस चीज़ को आप ब्रीफली समझ गए होंगे। देन जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड दो, क्या कहते हैं इसको, वेवलेंथ कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। फिर वेलोसिटी पूछ ली गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो वेलोसिटी क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है कि हमारी क्या है स्पीड ऑफ लाइट जो है बताई जाती है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है कि क्या है वेलोसिटी सेम है, और आपका ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट पे, चाहे वैक्यूम हो। तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है। फिर जो है कि एक्सरे इज जो आपकी वन ऑफ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एक्सरे है इज दैट इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय। तो ये जो है कि नन ऑफ द अबव से यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक, और ये दोनों तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं होगी। जो एक्सरे है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन है दैट डू नॉट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी नहीं करती है। देयरफॉर दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिएगा ये क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हो पा रही है, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज ना होने के कारण ये हमारी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। जो भी हमारी एक्सरे है वो डिफ्लेक्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। एंड दे कैन बी डिफ्रेक्टेड और स्कैटर्ड बाय द मैटर, क्योंकि क्या है यहाँ पे जो है कि पर्टिकुलरली बाय इलेक्ट्रॉन विद इन एटम। तभी तो ये आप देखिए आपको एक्सरे कराने को देते हैं, तो आपका जो है कि ढांचा शरीर का जो है कि स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं हुई है, बट इलेक्ट्रॉन से इसको क्या कर दिया जाता है डिफ्रेक्ट और स्कैटर किया जा सकता है। जो कि इंटरेक्शन है आपके एक्सरे डिफ्रैक्शन और इमेजिंग टेक्निक्स, जो कि क्या है ये आपका बेसिस इसी वजह से डिफ्रैक्शन और इमेजिंग टेक्निक का मतलब हो गया। जब भी कोई चोट लगती है, कुछ होता है, तो आपका एक्सरे कराया जाता है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। एक्सरे से ऊपर जो है कि आपका आता है सिटी स्कैन, फिर जो है कि आता है MRI स्कैन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसमें से कौन सा नहीं है आपका ये गामा रेज, एक्स रेज, ठीक, जो है कि अल्ट्रा वायलेट, ये सुपरसोनिक वेव्स जो है कि आपका एग्जांपल नहीं होता है। इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। ठीक, हमारा सुपरसोनिक नहीं होता है। ठीक, क्या क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गामा होता है, एक्सरे होता है। ठीक, यहाँ पे गामा, एक्स, अल्ट्रा वायलेट, ठीक, जिसमें आपको विजुअल भी मिल जाएगा। फिर इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव होता है, और फिर रेडियो वेव होता है। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम की वेव्स है। तो ये ब्रीफली आपको याद रहना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक, आगे बढ़ के चीज़ों को कवर किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, किसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो यहाँ पे रेडियो वेव्स की मिलेगी। इसी तरीके से आपको आप सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इसका क्या रेडिएशन ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, ये बता चुका हूँ। इसको काइंडली अटेम्प्ट कर लेंगे आप। सेम यही है कि फ्रीक्वेंसी को जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा देना है। तो ईजी क्वेश्चन है। ठीक, सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब जितने भी ये है कि कितना क्या किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये मैं चार्ट प्रीवियस सेशन में भी प्रोवाइड किया, यहाँ भी आपको बता दिया है। तो ये सब तो गो ऑन इजी क्वेश्चंस है कि आपका एयरक्राफ्ट कितना, ये रडार विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट, तो ये रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। रिमोट सेंसिंग में क्या यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपकी रडार जैसे इमेज हमारा जो क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हो गई, इन सब में इमेजिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, रिमोट सेंसिंग प्रोसेस है, डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग का, इसको जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी का यूज़ करके किया जाता है।
ये आप ब्रीफली देख लेंगे। जितनी भी सेंस इमेजेस हो गए, स्पेशल कैमराज हो गए, तो ये सब हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होगी, मैंने बताया। तो ये इसमें जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है कि काम है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। फिर ये आपका क्वेश्चन पुराना है थोड़ा, स्ट्रेटोस्फेयर में कितना वेवलेंथ है, यूवी ए बी सी रेडिएशन का कितनी वेवलेंथ होती है, इसको बेसिकली देख लेंगे। तो इससे देखिए आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको टैकल कर सकते हैं। मैं आपके थोड़ा सा जो है कि 10-12 क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में इसलिए दे रहा हूँ, इसमें आज सच कुछ है नहीं। बाकी यहाँ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब तो पूछना हालांकि बंद ही कर दिया है, बस ये देख लेंगे जो ये रेडियो स्टेशन है ब्रॉडकास्ट एट दी 30 मीटर बैंड, ठीक, और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव ट्रांसमिट बाय दिस स्टेशन, तो कितनी फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होगी, 30 मीटर पे है। हम जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, हमारा न्यू न्यू जो है कि आपका जो है कि फ्रीक्वेंसी कहलाता है, इससे सी बाय हमारा क्या लैम्डा लिखते हैं। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा वेवलेंथ है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, हमें क्या पता है, लैम्डा पता है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट जो है कि यहाँ से कैलकुलेट करके तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इसको जो है कि अगर 10 देखें, ये हमारा 10⁻6 में जो कि कैंसिल होगा, क्योंकि एक जीरो कटेगा तो ये 7 आ जाएगा। ठीक, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो इसको 10 इंटू 10⁻6 लिखेंगे। 10⁻6 क्या होता है, मेगा हर्ट्स होता है। यहाँ पे हमारा 100 मेगाहर्ट्ज आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको जो देखिए, सॉरी 100 नहीं, 10 मेगाहर्ट्ज, माय बैड, यहाँ पे 10 मेगाहर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा, 10⁻6। अगर मेगाहर्ट्ज में लिखना है तो जो है कि यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज लिख सकते थे, तो इसको 100 जिम किया जा सकता था। तो इसको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये कर लेंगे। बाकी इसमें ऐसा कुछ गाइज है नहीं। ये वेव वाला चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आइए साउंड वाला पढ़ लेते हैं, वो भी बिल्कुल इजी चैप्टर है। साउंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसको कवर कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। और देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके जो रिलेवेंस में है उन्हीं को करा देता हूँ। बाकी ये सब एक दो बार देख लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी टैकल, इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं। तो काइंडली डू इट, क्योंकि आपको भी एक बार रिवीजन करना होगा, तो पीडीएफ आपको जो है कि एक्सेस मिल ही जाता है, तो काइंडली कर लीजिएगा। अब आइए साउंड के बारे में जो है कि जान लेते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इनको कवर कर लेंगे। मूविंग अहेड, अब इस साउंड के बारे में आइए सब बेसिक चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे साउंड क्या है, साउंड इज ए मैकेनिकल डिस्टर्बेंस जो कि प्रेशर वेव है इन्हें मटेरियल मीडियम दैट प्रोड्यूस सेंस ऑफ हियरिंग। साउंड बेसिकली क्या है, जो भी चीज़ें आप सुन रहे हैं, अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं और सुन पा रहे हैं, तो वही एक साउंड है। साउंड आपकी म्यूजिक का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये क्या है, जो है कि मैकेनिकल डिस्टर्बेंस है, जिसे प्रेशर वेव कहेंगे, जो मटेरियल मीडियम के थ्रू सेंस ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है। साउंड वेव ट्रैवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मेटल जो है कि प्रोड्यूस साउंड। ठीक, ये थोड़ी थोड़ी छोटी बातें लिखी हैं जो बेसिकली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि साउंड जो है कि ट्रैवल्स जो है कि सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रैवल इज कॉल्ड ए मीडियम। ठीक, ये क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। यहाँ पे मीडियम जो है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। डज नॉट प्रोपोगेट इन दी वैक्यूम, वैक्यूम में कोई भी साउंड नहीं आता है। साउंड जो है कि ट्रांसमिटेड होता है गैसेस, प्लाज्मा, लिक्विड, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। जो सॉलिड से पास होती हैं वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, जिसे हम लोग शियर वेव्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे साउंड से रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि साउंड का जो है डिपेंड करता है नेचर और प्रॉपर्टी पे। साउंड जो है किस पे, स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड करती है नेचर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू मीडियम विच इट प्रोपोगेट्स। जिस माध्यम से वो गुजर रही होगी, स्पीड ऑफ साउंड उसी पे डिपेंड करेगी। ठीक, तो नेचर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल प्रोपोगेटिंग के वजह से हमारी साउंड ऑफ स्पीड इम्पैक्ट करती है। तो हाँ, फिर जो है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है कि डिफरेंट रहेगी डिफरेंट मीडिया में, प्रोपोगेट करेगी स्लोवेस्ट इन गैस, फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन दी सॉलिड। तो सबसे तेज कहाँ, सॉलिड में होगी, उससे धीरे लिक्विड में, उससे धीरे गैसेज में। ठीक, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर क्या है कि डज नॉट ट्रेवल इन दी वैक्यूम। ठीक, ये 4 पॉइंट होगी स्पीड से रिलेटेड। स्पीड ऑफ साउंड जो है कि स्टील इज अबाउट द 17 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। ठीक, ये कुछ और फैक्ट्स हैं। डिपेंड करता है टेम्परेचर इन दी एयर पे। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज इन दी स्पीड ऑफ द साउंड करेगा। ठीक, ह्यूमिडिटी जो है कि प्ले करती है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक, और बाकी सब क्वेश्चंस में देख लेंगे। जितना ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा, ह्यूमिड एयर होगा, मोर देन दी जो है कि आपका क्या रहेगा, स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर में ज़्यादा रहेगा ड्राई एयर से। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पार्टिकल जितने पास पास आएंगे साउंड उतनी तेज से प्रोपेगेट करेगा। एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, तो साउंड को, वेव को ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। जीरो टेम्परेचर ये सब लेके देख लेंगे। जीरो टेम्परेचर पे इतना है। ठीक, यहाँ पे 22 डिग्री पे थोड़ा जो है कि
एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे इतना है, हाइड्रोजन, सी वाटर, ये सब याद कर लीजिए, ये फैक्ट काम आ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द साउंड, इसमें क्या है, ऑडिबल जो रेंज होती है बिटवीन 20 हर्ट्ज से आपका जो है कि 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमंस के लिए। ईयर जो है कि ओनली कैपेबल टू हियर द साउंड वेव्स, ठीक। और इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, जो बिलो 20 हर्ट्ज होती हैं, ठीक। अल्ट्रासोनिक क्या होती हैं, जो अबव जो है कि 20,000 हर्ट्ज या 20 के हर्ट्ज जो है कि कह लीजिए। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ एनिमल्स केपेबल होते हैं इसको सुनने के लिए, जैसे बेट, वेल्स, डॉल्फिन्स, मेस, ठीक। इंफ्रासोनिक में देख लेंगे तो आपके राइनोज, एलिफेंट्स, ये लोग जो है कि सुन सकते हैं। ये एनिमल्स के नाम ये सब याद रख सकते हैं, कॉमन चीज़ें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। एप्लीकेशन जो है कहाँ कहाँ है, सोनार उनार में यूज़ करते हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसके थ्रू देख लेंगे। साउंड इंटेंसिटी, इको, मैक नंबर, ये सब क्या होता है, मैक नंबर को स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ द साउंड इन दी मीडियम। इसी तरीके से आपकी होती है आपके इस पे बेसिस पे 1 मैक, 2 मैक, जिसमें आपने सब सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपर सुना होगा। सब सोनिक जो है कि आपका बिलो देन 1 मैक, 1 से 5 जो है कि सुपरसोनिक, और जो है आपका क्या है, ये है हाइपरसोनिक, जिसको अबव दी 5 मैक्स, जिसमें आपको मिसाइल्स पढ़ेंगे डिफेंस में, तो इसका जो है कि बहुत बड़ा रोल आएगा आपके जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, जो हमारी सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, इसको क्लासीफाई किए गए हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रीफली। इसमें जो है कि सारे क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, तो इनको मैं थोड़ा फास्ट अप मोड में और थोड़ा सा आपको समझा दूंगा कि कहाँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आप इसको ब्रीफली कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में स्पीड ऑफ साउंड को अरेंज कर दीजिए मीडियम का। तो वाटर, स्टील और जो है नाइट्रोजन। तो हमें जो है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, हमें जो है कि बढ़ते क्रम में जो है कि करना है, ठीक। मीन्स असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में करना है। स्पीड ऑफ साउंड, तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा स्टील में देखने को मिलेगा, ठीक। फिर सबसे कम आपको जो है कि नाइट्रोजन में, और सेकंड वाटर में। तो स्पीड ऑफ साउंड देखिए यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होता है आपके डिफरेंट मीडियम्स में, देखने को मिलेगा, एक मैक्सिमम सॉलिड्स में, मिनिमम जो है कि गैसेज में, ठीक। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन दी डेंसिटी ऑल्सो, जो है कि ये सब बातें हम ऊपर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका अरेंजमेंट देख लेंगे, ठीक। हमारा यही रहने वाला है, क्या पहले आएगा नाइट्रोजन, फिर आपका आएगा क्या, स्टील, वाटर, फिर स्टील आएगा। देन यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है कि हाईएस्ट कहाँ रहने वाली है, तो स्पीड में यहाँ स्टील में रहने वाली है, क्योंकि स्टील में जो है कि साउंड ट्रेवल, जैसे मैंने बताया, तो ये सब देख लेंगे, इजी है। फिर वेलोसिटी ऑफ द साउंड कहाँ पे इन एयर अप्रॉक्सीमेटली कितनी रहती है, ये आपकी 330 मीटर पर सेकंड रहती है, किलोमीटर ये सब जो है गलत है। हमारी जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में अप्रॉक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड रहती है। और 3 × 10⁸ क्या है स्पीड ऑफ, जो है कि क्या है, कमेंट सेक्शन में आप ये लिखेंगे। फिर ठीक नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है कि मैक्सिमम कहाँ रहती है, मेटल्स में रहती है, ठीक। VA, VW, VS है, एयर, वाटर, सॉलिड, ठीक। ये जो है कि सिंपली कोनेट कर रखा है रिस्पेक्टिवली, जो है कि हमारा एयर, वाटर और सॉरी सॉलिड स्टील का दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा देखने को मिलेगा, स्टील का, एयर का। ये देखिए रिपीटेटिव क्वेश्चन है, यहीं से जो है कि इसको जो है कि घुमा फिरा के पूछ दिया गया है। पहले इससे क्वेश्चन बहुत ईजिली पूछे जाते थे, अब तो बहुत रेयर चांस में मेरे को लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत हाई स्कोरिंग हो जाते हैं। तो ये कट ऑफ जो है कि मेंटेन करने के लिए है कि आपको लिस्ट में रहना है, तो ऐसे क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे आपको। आपका मीडियम है स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम एट दी टेम्परेचर ऑफ, तो कितने मीडियम पे रहेगा, जो है कि 20 डिग्री। आयरन में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड जो है कि रहेगा। मीडियम ऑफ दी स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम कहाँ रहेगा, 20 डिग्री पे आयरन में रहेगा। फिर आगे जो है कि देखेंगे आपका जो अलग अलग एयर में, वाटर में, स्टील में सब दे रखा है, देखेंगे इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, स्टील, वाटर, एयर, हाइड्रोजन। तो स्टील में सबसे ज़्यादा रहने वाली है, जो कि 509 मतलब लगभग 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ही कह लेंगे, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, ये 1.4, ये इतना इतना रहेगा। साउंड वेव्स जो है कि आपके ट्रैवल इन दी बोथ सॉलिड और गैसियस मीडियम कर सकती हैं, ठीक। तो इसको देख लेंगे साउंड वेव्स क्या है आपके, जो है कि सॉलिड में ट्रांसफर जो है कि करेंगी। ऑप्शन जो है कि दे रखा है, फॉलोइंग ऑप्शन में से साउंड में नॉट बी ट्रैवल, तो वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ नहीं कर सकती हैं वैक्यूम में। फिर जो है कि सेम आएगा कि आपका द वॉल्स ऑफ द होल बिल्ड फॉर द म्यूजिक कॉन्सर्ट शुड कैसी रहनी चाहिए, एब्जॉर्ब साउंड। मीन्स जो है कि जैसे साउंड फॉर जो है कि रूम्स बनाए जाते हैं, तो वॉल्स जो है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट के एब्जॉर्ब साउंड करना चाहिए। ऐसा क्यों, ये यहाँ पे देख लेंगे, जो शुड एब्जॉर्ब द साउंड, मोस्ट ऑफ द सॉलिड वॉल रिफ्लेक्ट्स द साउंड, इफ द वॉल्स ऑफ द कंसर्न हैव रिफ्लेक्ट द साउंड, ऑडियंस विल हियर द इको, इको सुनाई देने लगे, जैसे जानते हैं ना वो बोलते हैं मैं,
तो ऐसे जो है कि रिपीटेटिव आवाज़ में आती है, मतलब थोड़ा डीजे वाला आप जानते होंगे सीन, तो इस तरह की आवाज़ आने लगेगी। इको का कॉज क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है तभी इको होता है। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है इस तरह के साउंड रिफ्लेक्ट करेगी, तो इको कॉज होते हुए दिखेगा आपको। अगर आपको क्लियर इको सुनना है तो मिनिमम हाइट डिस्टेंस जो है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कितना ऑब्जर्वर के साथ रहना चाहिए, तो 16.5 मीटर, 16.5 मीटर से जो है कि इको साउंड जो है कि मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, तो आपको सुनाई देगा। ठीक, और इसको जो है कि कैलकुलेट करके देख सकते हैं यहाँ पे, इतना जो है कि दैट मच पार्ट नहीं है। ठीक, तो इसको आप ब्रीफली देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि कितने मीटर पे मिनिमम डिस्टेंस जो है कि आप खड़े रहें, तो 17 मीटर, 17.2 देखिए एग्जैक्ट होता है 17.2, अबाउट 17 मीटर, जो भी ऑप्शन में इसके पास था 16.5 था, इसलिए इसको टिक किया गया है। सेम यहाँ पे 17 मीटर सबसे पास है, तो इसको टिक कर देंगे। फिर जो है कि एक क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है 4 किलो हर्ट्स, 4000 हर्ट्स है, और इसकी वेवलेंथ है 35। हाउ मच टाइम इट टेक, कितना टाइम ये लेगी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। फॉर्मूला आप सबको पता है, v इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। ठीक, v क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और डिस्टेंस। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? टाइम कैलकुलेट करना है पहले आप लोग, हमने क्या कैलकुलेट करना है इससे, हमने वेलोसिटी जो है कि निकालनी है, तो म्यू हमें पता है। ठीक, 4 गीगाहर्ट्ज। वेवलेंथ पता है हमें, इसको जो है कि मीटर से किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे ये आ जाएगा। हमें क्या पता चल गई? वेलोसिटी पता चल गई। और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कर देंगे, तो 0.214 सेकंड निकल जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल लेंगे? वेलोसिटी निकाल लेंगे। और हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस इंटू टाइम होता है। ठीक, स्पीड को ही वेलोसिटी कह लीजिए। तो बस आपको क्या करना है, टाइम को इधर लेंगे तो जो है कि डी बाई वी कर देंगे, तो हमारा जो है कि सॉरी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, माई बैड। तो यहाँ पे जो है कि इंटरचेंज कर देंगे तो डी बाई वी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कवर कर लेंगे। देन फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड पिच की, विच डिपेंड्स अपॉन, तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। पिच, पिच जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी धीरे बोलूँ, फिर जो है कि तेज बोलने लगे, या जो है कि कोई बहुत भारी आवाज़ में हो तो उसे पिच कहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है आपके साउंड की। फिर श्रिलिनेंस ऑफ द साउंड क्या है? वेलोसिटी है, एम्पलीट्यूड है, कि आपका जो है कि वेवलेंथ है। तो ये जो कि श्रिलिनेंस क्या होता है? ये आपका जो है कि श्रिलिनेंस होता है आपका डिटरमाइंड बाई फ्रीक्वेंसी। बट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। तो यहाँ पे आपका श्रिलिनेंस ऑफ साउंड जो है कि मेनली डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, तो ये याद रखेंगे। जो भी मोड साउंड थ्रिल करे, जैसे थ्रिल होता है, थ्रिल है, तो वो हमारा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। देन 2 एस्ट्रोनॉट है, कैन नॉट हियर मून पे। क्यों आवाज़ नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है, जिसकी वजह से जो है कि वैक्यूम नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मीडियम ऑफ प्रोपिगेशन नहीं मिल पाता है, तो एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं वो लोग। फिर सेम है क्वेश्चन की, कह रहा है कि ए फ्लूट ऑफ ए स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूस वेव ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्या ये बात सही है? तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्लूट की लेंथ पे नहीं डिपेंड करेगा, वो बजाने पे और जो है कि अलग अलग चीज़ों पे करेगा डिपेंड। फिर साउंड ट्रेवल्स है इन दी रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव ओनली। तो यहाँ पे भी ये गलत है, साउंड वेव कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव नहीं, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो फ्लूट स्मॉलर जो है कि प्रोड्यूस दी वेव ऑफ द लोअर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ जो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। स्मॉलर लेंथ जो है कि क्या, हाइयर फ्रीक्वेंसी करेगी। ठीक, स्मॉलर फ्लूट क्या करेगी? हाइयर फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करेगी। स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। साउंड जो है ट्रांसमिट करती है गैस प्लाज्मा इन सबसे, तो जो भी हमारी थ्रू द लिक्विड्स एंड द रॉक्स ट्रांसमिटेड एज द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वे। तो ये बिल्कुल आप देख लेंगे। देन नेक्स्ट है आपका कंसीडर करना है, यहाँ पे करेक्ट बताना है। आपका कह रहा है कि सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन दी एस वेव्स। अब देखिए क्वेश्चन आगे ज्योग्राफी में क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये करेक्ट है। एज पी वेव्स जो है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो, ठीक, डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन की, जहाँ पे एस वेव जो है कि वाइब्रेट अप एंड डाउन, क्योंकि एस वेव जो है कि आपकी सेकेंडरी वेव ट्रांसफर होती है, पी वेव प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो इसको आप देख लेंगे, सी करेक्ट आंसर है। ज्योग्राफी में सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। देन यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में है कुछ स्टेटमेंट। तो यहाँ कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इंसेक्ट को, क्लीन क्लोथ बाय रिमूविंग डस्ट, ठीक, कैन नॉट, कैन बी यूज टू ट्रीट डिसीजेज, कैन कंट्रोल दी ऑटोमेटिक डोर्स। तो यस, ये सारे ही करेक्ट है हमारे अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में। तो ये जो है कि बिल्कुल आप देख लेंगे। एप्लीकेशन पार्ट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है कि डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक की जो है कि 20,000 से ज़्यादा होती है, तो इनके ये सब यूज़ है। अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जो है कि 20,000 हर्ट्स होती है। ठीक, हेयरिंग जो है कि हमारी 20 से 20,000 हर्ट के बीच में रहती है।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि ऑडिबल रेंज ह्यूमंस का कितना है, कह रहा है कि 10 हर्ट्ज तक। तो ये जो है कि आपका जो है कि 20 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज के बीच में रहेगा तो सुनाई देगा, तो बिल्कुल जानते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, साउंड की फ्रीक्वेंसी 10 है हाई है तो अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, तो ये भी सही है। 20,000 से जो है कि ज़्यादा होगा तो अल्ट्रासोनिक कहा जाएगा। अर्थक्वेक में अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होते हैं बिफोर द मेन शॉक्स, तो ये भी सही है। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देन है बायोटेक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड, तो क्या है, सोनोग्राफी। तो बायोटेक जो है कि बायोटेक्निक में आपके अल्ट्रासोनिक साउंड जो है कि सोनोग्राफी में यूज होती है, तो ये याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका रेज और वेव आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ द फ्यूटस इन द वॉर्म। तो हमें फ्यूटस में देखने के लिए, आपको जो है कि बेबीज को देखने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। फिर जो रात में बैट्स फ्लाई कर रहे होते हैं डार्क में और ऑल्सो फाइंड द प्रे, तो किस वजह से होता है, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं गाइडेड थ्रू देम। तो ये जो है कि बैट जो है कि वेव्स निकाल के इको लोकेशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इको लोकेशन कहते हैं। बैट्स हो गए, वेल्स हो गए, वेल्स भी जो है कि इको लोकेशन का यूज़ करती हैं, डॉल्फिन्स हो गई, तो इन सब में इको लोकेशन पाया जाता है। ये वेव्स के थ्रू अपना रास्ता और ये सब चीज़ें हैंडल करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसकी पेन इसको जो है कि आप खुद कमेंट करेंगे, अटेंड करके कमेंट करना है आपको। फिर यहाँ पे हम थोड़ा और देखें तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं, लेट मी शो यू। ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनको जो है कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके बताना चाहता हूँ। लेट मी सी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी, हाँ, तो इसको जो है कि थोड़ा याद रखिएगा। ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है कि असर्शन और रीजन दिया हुआ है, ये कैलकुलेटिव पार्ट है कि कोई भी जेट जो है कि आपका ट्रैवल कर रहा है, जेट एयरक्राफ्ट मूविंग एट ए मैक नंबर इक्वल्स टू वन ट्रैवलर फास्टर देन एन एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर देन वाइल मूविंग एट ए मैक नंबर इक्वल वन नियर दी सी। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। बस ये कह रहा है कि एक जेट एयरक्राफ्ट है जो कि मैक नंबर इक्वल्स टू वन ट्रैवल फास्टर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर वाइल मूविंग एट ए मैक नंबर इक्वल्स टू वन नियर द सी लेवल। जी रीजन क्या है, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग वेव पे। तो ऐसा नहीं, जो आपका जेट जो है कि ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, पहला फॉल्स होगा, दूसरा करेक्ट होगा। यहाँ पे स्पीड ऑफ द सुपरसोनिक बॉडी जो है कि इंडिकेटेड बाय मैक नंबर। जो मैक नंबर होता है एयरप्लेन का रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी टू द साउंड इन ए पर्टिकुलर मीडियम, यूजुअली जो है कि एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ लिया जाता है। और जानते हैं स्पीड ऑफ द साउंड जो है इंक्रीज करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। तो स्पीड ऑफ द साउंड हाइयर एल्टीट्यूड पे क्या रहेगा, हाई स्पीड ऑफ द साउंड एट द हाइयर एल्टीट्यूड डिक्रीजेज ड्यू टू द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। दस असर्शन जो है कि फॉल्स हो जाएगा। क्यों, अगर कोई हाइट पे 15 किलोमीटर हाइट पे उड़ रहा है और सी लेवल के पास उड़ रहा है तो स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है कि टेम्परेचर जो है कि कम है, ठीक, थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, तो वहाँ थोड़ी स्लो स्पीड देखने को मिलती है। ऐसा ये जो है कि यहाँ पे फॉल्स है और रीजन करेक्ट है कि आपका जो है कि डिपेंड करता है टेम्परेचर मीडियम पे। यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। डेसिबल जो है कि किस लिए मेजर किया जाता है, साउंड इन एटमॉस्फेयर, डीबी जो है कि डेसिबल साउंड होती है, जानते हैं। आप लोग जो क्रिकेट देखते होंगे तो वहाँ पे एक साइड में स्क्रीन में जो है कि बनाया जाता है इतने डेसिबल की आवाज़ हुई है, 80 100 डेसिबल जो है कि आपको देखने को मिलते हैं। तो साउंड की यूनिट है, फिर सेम डेसिबल पे जो है कि फलाने जो है कि आपके सारे क्वेश्चंस है। सोर्स ऑफ साउंड है, कितनी इंटेंसिटी है डेसिबल में, विस्पर करते हैं तो 15 से 20, नॉर्मल कन्वर्सेशन में 30 से 60, एंगर करते हैं तो 70 से 80, ट्रक और मोटर बाइक की 100 है, जेट प्लेन की 140 150 है, ऑर्केस्ट्रा जो होता है आपके जो है गाने की आवाज़, फिर फैक्ट्री शॉप में इतना है, तो ये सब परमिसिबल लिमिट के अंदर भी होना चाहिए। फिर एक नॉइस लेवल है 100 से ऊपर है तो वो क्या चीज़ होगा, एक नॉइस फ्रॉम दी मशीन 100 आ रही होगी। अगर यही कह देता है 140 130 से ऊपर है तो वो जेट प्लेन की होती। ठीक, यही जो है कि आपका नॉर्मल डेसिबल लेवल जो है कि ट्रीज लेवल इन दी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, तो कितना होता है 20 डेसिबल जो है कि नॉर्मल है। फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल लेवल रिजल्टिंग इन द ट्री लीव्स इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, तो वो 20 डेसिबल के अप्रॉक्स होना चाहिए। फिर WHO ने हमें सेफ नॉइस लेवल कितना दिया है, 45 डेसिबल का जो है कि सेफ लेवल दिया है, तो ये याद रखना है 45 डेसिबल का जो है कि हमें साउंड लेवल दिया है। फिर रेजिडेंशियल एरिया, साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल में हमें कितने कितने डेसिबल पे है। देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है तो 55 डेसिबल, ठीक। साइलेंट जोन है तो साइलेंट जोन में आपको 50 डेसिबल देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में कितना डेसिबल अलाउ होगा, 70 डेसिबल, और कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल। तो साइलेंट जोन जो है कि 50 डेसिबल तक की साउंड हल्की फुल्की जो है कि अलाउड रहती है, यहाँ देख लेंगे। रेजिडेंशियल एरिया में दिन में जो है कि 55,
रात में 45, साइलेंट में दिन में 50, रात में 40। यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस ये याद रखेंगे। इंडस्ट्रियल में 75, यहाँ पे जो है कि 5 का डिफरेंस रहता है दिन और रात में। बस कॉमर्शियल एरिया में दिन में जो है कि आपका 65 और रात में 55, इस पे 10 का डिफरेंस रहेगा। फिर टॉलरेबल लिमिट क्या है ह्यूमंस की कितनी है, 85 डेसिबल तक जो है कि टॉलरेबल लिमिट है। उसके बाद थोड़ा जो है कि साउंड हाई हो जाता है। इंटेंसिटी जो है कि 30 से 60 की रहनी चाहिए। 50 डेसिबल जो है कि एनफ टू वेक अप ए स्लीपिंग पर्सन। अगर 50 डेसिबल के साउंड से अगर कोई साउंड आ रहा है, इट इज़ एनफ टू वेक यू फ्रॉम दी स्लीप। तो है कि याद रखिएगा, रिमेन जो है कि 80 डेसिबल हार्मफुल हो जाएगा। 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड को हमारे कान के लिए हार्मफुल हो जाता है, तो ये भी याद रखना है। तो ये सब डेसिबल से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस, इसको जो है कि आप देख लेंगे। तो आई होप कि मैंने पर्पस जो है कि इस सेशन का फुलफिल कर दिया है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं डेसिबल वाले, इसको तो आप अटेंड कर लेंगे। देन आगे देखते हैं लाउडनेस ऑफ द साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस लेवल। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी एनी मीडियम में वी डिक्रीज द टेम्परेचर, जो है कि साउंड को स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा, तो नहीं, जो है कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज है, साउंड भी डिक्रीज हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड जो है लेस होता है एल्युमिनियम में देन द ग्लास, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका ओनली वन ट्रू होगा। तो ये सब जो है कि स्टेटमेंट देखिए ऊपर मैं करा चुका हूँ। तो ऐसा जो है कि आपको कुछ चीज़ें रटनी होंगी इसमें। मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक फैक्ट एंड डाटा शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ के, बस एक बार आपने ये सुन लिया है सेशन, तो एक बार इसको क्वेश्चन को खुद जो है कि रीड आउट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, देन चीज़ें आपको और ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आई होप ये पिचीनेस ये सब जो है कि चीज़ें क्लियर है। एंड कुछ पुराने क्वेश्चंस है तो इनका जो है कि रिलेवेंस है नहीं, ऐसे क्वेश्चंस अब पूछना भी बंद कर दिया है, तो ये याद रखेंगे। बाकी ये कह रहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ साउंड आर कॉल्ड फोनेम्स कहा जाता है, और बेसिक यूनिट ऑफ साउंड है फोनोलॉजी है। इन सबको थोड़ा देख लेंगे। ठीक, आई होप। पिच को देखिए स्टिलनेस कहा जाता है, लाउडनेस को इंटेंसिटी कहा जाता है, क्वालिटी को टिम्बर कहा जाता है। तो ये सब पुराने क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते थे। तो बेसिकली मैंने इसको इफेक्टिवली कवर कराने की कोशिश की है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देन यहाँ पे भी ये थोड़ा स्टैटिक नेचर है। देखिए ये क्या है, थोड़े लो वेटेड चैप्टर है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक करंट और कंडक्टिविटी भी बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन पूछता है। फिर ये आता है अप्लाइड पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन आपको घर पर देखने को मिलते हैं आजकल के पेपर में। तो यहाँ पे थोड़ा जो है कि एफर्ट डाला जाएगा, तो आई होप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये दोनों चैप्टर भी कवर कर लिए। नेक्स्ट में ये दोनों चैप्टर मैं जो है कि ब्रीफली इसी करके प्रिसाइजली बैनर में कवर करूँगा। डिस्क्लेमर पहले से है, अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो सेशंस को कंटिन्यू रखिए। बाकी अभी तो इंटेंसिटी तो सेशंस की दो दो है, बहुत कम लोग देख रहे हैं, बट आई एम स्टिल डूइंग माई जॉब, डूइंग बेस्ट टू प्रोवाइड यू गुड सेशंस। तो ये मैं करते रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।